हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9 का जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है ध्वनि साउंड में। इस लेक्चर में अपन लोग कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में दोस्तों अपन लोग कवर करने वाले हैं साउंड। उस साउंड को दोस्तों अपन लोग बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे से फील के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना इंपोर्टेंट है अगली वीडियो पाने के लिए। और जो बेल होती है, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपन लोग साउंड को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं और पूरी क्लास 9 को खत्म कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं कि साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ध्वनि जैसे कोई चीज, कोई आवाज है जो आपके कानों तक जा रही है, जिससे आप सुन रहे हैं, उसी को आप लोग ध्वनि बोलते हैं। दोस्तों साइंस में इसकी जो परिभाषा है वो दिया गया है, ऊर्जा का एक रूप होता है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि क्या है दोस्तों? एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है दोस्तों? एनर्जी है। एनर्जी का एक रूप है दोस्तों, जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु है दोस्तों कंपित करती है, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है दोस्तों, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो आपके कानों तक जाती है और आपको सुनाई देती है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। और तरंगों के रूप में किसी माध्यम में, जैसे दोस्तों वायु, आपको पता होगा, आप जो सुनते हैं वो दोस्तों जो साउंड आता है वो वायु के माध्यम से होते हुए आपके कानों तक जाता है। जैसे दोस्तों जल के माध्यम से आ रहा है, फिर कोई ठोस पदार्थ के माध्यम से साउंड आता है, से होकर यात्रा करता है, इसे हमारे कान सुन सकते हैं दोस्तों। इसे ही ध्वनि कैसे कहते हैं दोस्तों। सादा सिंपल डेफिनेशन होती है कि एनर्जी का वह रूप जो दोस्तों क्या है, किसी माध्यम में चलते हुए आता है और आपके कान उसे सुनते हैं, उसी को आप लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे दोस्तों ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, तो ध्वनि का उत्पादन दोस्तों जब होता है जब कोई वस्तु कंपन करती है दोस्तों। जब कोई वस्तु कंपन करती है, कंपन का मतलब दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए हिलना, इस प्रकार से दोस्तों कंपित होता है दोस्तों। कोई वस्तु इस प्रकार से कंपित हो रही है तो आप लोग कहेंगे कि जब कोई वस्तु कंपित करती है तो इन कंपन से आसपास के माध्यम जैसे वायु, जल या फिर ठोस में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो ध्वनि तरंगों के रूप में फैलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ध्वनि तरंगों के रूप में फैलते हैं और आपके कानों तक क्या करते हैं दोस्तों? आते हैं और आपके कान इन्हें सुनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है ध्वनि का उत्पादन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने कहा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप लोग अपन लोग पढ़ लेते हैं ध्वनि का जो स्वभाव होता है, नेचर ऑफ साउंड किस प्रकार से होता है, कि ध्वनि किस प्रकार का स्वभाव अपने अंदर लेके चलती है। तो ध्वनि क्या है दोस्तों? एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में ही कंपन करते हैं। इन तरंगों में दोस्तों क्या होता है? संपीड़न होता है, कंप्रेशन भी होता है और विलयन और रेयरफैक्शन का निर्माण भी होता है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम जैसे जल हो गया, वायु हो गया, फिर ठोस पदार्थ की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता होगा ध्वनि एक माध्यम में ही दोस्तों यात्रा करता है। अगर कोई माध्यम नहीं होगा दोस्तों तो समझ लीजिए ध्वनि उसमें यात्रा नहीं करेगी। ध्वनि शून्य मतलब वैक्यूम में नहीं चल सकती है दोस्तों। मैंने अभी यार आपको बताया कि ध्वनि शून्य में या फिर वैक्यूम में नहीं चल सकती। वैक्यूम का मतलब होता है जहां कोई माध्यम ना हो। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है दोस्तों, इसके बाद तरल और फिर गैस में। तो दोस्तों ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है और उसके बाद दोस्तों जो तरल है, जो लिक्विड है, उसके बाद गैस में चलती है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो संपीड़न क्या होता है, जो माध्यम के कण दोस्तों क्या आते हैं? पास पास आते हैं। जैसे दोस्तों इस प्रकार से कोई वस्तु कंपित कर रही है तो दोस्तों उसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। तो माध्यम के कण दोस्तों जो पास पास आए हैं दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे अपन लोग? संपीड़न बोलेंगे। और दोस्तों जो विलयन क्या होता है? रियल फ्रैक्शन वो होता है दोस्तों जो माध्यम के कण क्या हो जाए दोस्तों, दूर दूर पहुंच जाए, तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग? रियल फ्रैक्शन बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संपीड़न क्या कहलाता है और विलयन मतलब रियल फ्रैक्शन क्या कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग देख लेते हैं परावर्तन और प्रतिध्वनि मतलब क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन या फिर इको क्या है। ध्वनि तरंगे कठोर सतह से टकराने पर एक परावर्तित होती हैं, जिससे प्रतिध्वनि मतलब इको उत्पन्न होता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर खाली कमरों में देखा होगा, खाली कमरों में जब भी आप आवाज करते हैं तो वो लौट के दोस्तों आपकी तरफ ही आती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इको। जब आप किसी भी खाली स्थान पर जब आप लोग आवाज करेंगे तो दोस्तों वो जब आवाज परावर्तित होकर आपके पास आती है दोस्तों, उसी को प्रतिध्वनि या फिर इको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब समझ लेते हैं ध्वनि का प्रसार। प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या कहलाता है दोस्तों? प्रसार एक माध्यम है दोस्तों, क्या होता है? जैसे वायु, जल या फिर ठोस के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया वस्तु में कंपन से शुरू होती है। जैसे कोई भी वस्तु दोस्तों कंपन करी और फिर वो जो ध्वनि होती है वो माध्यम से चलते हुए दोस्तों आपके कानों तक आई, इस वजह से आपको सुनाई देता है दोस्तों कुछ भी चीजें जो माध्यम के कणों को हिलाती हैं।
माध्यम के कण को क्या कर देती है दोस्तों, हिला देती है और तरंगों के रूप में ऊर्जा को क्या करती है दोस्तों, आगे बढ़ाती हैं। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों ध्वनि प्रसार की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कंपन का उत्पादन होता है। ध्वनि का प्रसार तब शुरू होता है जब कोई वस्तु कंपन करती है। जब कोई भी वस्तु दोस्तों कंपन करेगी दोस्तों, कंपन का सीधा मतलब हो जाता है कि आप जो कण दोस्तों हैं उनको क्या करते हैं दोस्तों, आप हिला दें, वो कहलाता है दोस्तों कंपन करना। तो दोस्तों जैसे ही ध्वनि का प्रसार शुरू होता है तो सबसे पहले वस्तु क्या करती है दोस्तों, कंपन करती है। जैसे दोस्तों आप गिटार का जो तार होता है या फिर ढोल है या फिर स्वर यंत्र होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो गिटार का तार होता है आप उसको इस प्रकार से तान देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों ये गिटार है एक प्रकार की, जो उसमें जो तार लगा है आप इसको तानेंगे दोस्तों तो वो इस प्रकार से कंपन करता है दोस्तों, ये कहलाता है कंपन करना। तो गिटार का तार दोस्तों जब हिलता है तो उसके जो माध्यम के कण होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, इस प्रकार से कंपन करते हुए दोस्तों चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों, माध्यम, कंपन का माध्यम में फैलना। कंपन के कारण आसपास के जो माध्यम के जो कण होते हैं दोस्तों वो भी कंपन करने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, ये कण ऊर्जा का दोस्तों संपीड़न, फिर कंप्रेशन करते हैं दोस्तों, विलयन करते हैं। कंप्रेशन करते हैं दोस्तों क्या करते हैं, विलयन करते हैं, मतलब रेयर फ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, तरंगों का संचरण होता है। तरंगों का संचरण क्या कहलाता है, ध्वनि तरंगे माध्यम में अनुदैर्ध्य दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में फैलती हैं दोस्तों, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल रूप। देखिए दोस्तों ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल रूप। क्या दोस्तों ये क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल रूप है। संपीड़न क्या है दोस्तों, कणों का आसपास आ जाना दोस्तों संपीड़न कहलाता है। विलयन क्या है दोस्तों, जब कण दूर चले जाते हैं तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विलयन बोलते हैं। अगला है दोस्तों श्रोता तक ध्वनि पहुंचा। दोस्तों श्रोता का यहाँ पर मतलब लिया गया है कि आप जैसे कोई व्यक्ति है तो उस तक ध्वनि कैसे पहुंचती है। कंपन की यह प्रक्रिया जब किसी व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है तो मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में पहचानता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे आपका ब्रेन हो जाता है, जो वो क्या करता है दोस्तों, ध्वनि के रूप में पहचानता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे ब्रेन है कि वो क्या कहना चाहता है उसको। तो दोस्तों जो कोई भी आवाज यहाँ पे चल रही है उसको दोस्तों समझता कौन है दोस्तों, ब्रेन समझता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों सारांश समझ लेते हैं। ध्वनि तरंगों का प्रसार कंपन के माध्यम से होता है। मैंने आप लोगों को दोस्तों बता चुका हूं, मैं दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं कि ध्वनि का जो प्रसार होता है वो दोस्तों कंपन के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया केवल माध्यम में ही संभव है दोस्तों, अगर माध्यम नहीं होगा तो दोस्तों ध्वनि तरंग का प्रसार नहीं होगा। तरंग है दोस्तों संपीड़न और विलयन के रूप में ऊर्जा को आगे बढ़ाती है, और जब यह श्रोता के कानों तक पहुंचती है तो हम इसे कह सकते हैं कि दोस्तों आप लोगों को ध्वनि सुनाई दे रही है। अगला है दोस्तों वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण एक माध्यम के कणों के अनुदैर्ध्य कंपन दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के रूप में होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इस प्रकार से दोस्तों होता है। यह प्रक्रिया ध्वनि स्रोत के कंपन से शुरू होती है और श्रोता तक पहुंचती है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसने क्या कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आप समझ लेते हैं ध्वनि संचरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हुआ दोस्तों कंपन का उत्पादन, जैसे कि पहले बता चुका हूं। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है या फिर ढोल वगैरह। यह कंपन आसपास की वायु के कणों को हिलाते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, संपीड़न होता है और विलयन होता है। संपीड़न कहलाता है दोस्तों किसी कणों का पास पास आ जाना। विलयन क्या बोलता है दोस्तों, किसी कणों का दूर दूर चला जाना। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। फिर क्या होता है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में इस प्रकार से चलती रहती हैं दोस्तों कण, इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं आगे, और दोस्तों श्रोता के कान के पास जाके दोस्तों श्रोता के कान के पास पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से आपको सुनाई देता है कुछ भी कि वो क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों क्या है, वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित करती रहती हैं। इन तरंगों में कण तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं। दोस्तों क्या है, श्रोता तक पहुंचना है। कंपन वायु के माध्यम से श्रोता के कान तक पहुंचती हैं। कान के पर्दे जिसको दोस्तों ईयर ड्रम बोलते हैं तक पहुंचने पर यह कंपन विद्युत संकेतांकों में बदल जाता है। दोस्तों क्या, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में थोड़ा बदल जाता है और मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में पहचानता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। क्लास 9th 11th 10th और 12th दोस्तों हर क्लास के लिए यहाँ पे क्लास चलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की दोस्तों आवश्यकता होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने आसपास के माध्यम के कणों को दोस्तों हिलाते हुए आगे बढ़ती है। ये कण एक दूसरे को धक्का देते हुए दोस्तों, जिस प्रकार से मान लीजिए दोस्तों ये कण है और कोई कण दोस्तों कंपन करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से ये धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों कणों को आगे की तरफ ढकेलते जाएंगे। तरंगों के रूप में ध्वनि को आगे क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ाते हैं। अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो दोस्तों क्या होता है, ध्वनि का संचरण
ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद दोस्तों द्रव में, उसके बाद गैस में। शून्य जहां कोई माध्यम ना हो दोस्तों, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं ध्वनि तरंगें, साउंड वेव्स क्या कहलाती हैं। ध्वनि तरंगें एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें दोस्तों, मैकेनिकल वेव्स हैं, जो माध्यम के कणों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। यह तरंगें संपीड़न दोस्तों, कंप्रेशन और फिर विलयन मतलब रेयर फ्रैक्शन के रूप में माध्यम में यात्रा करती हैं। अगर ध्वनि की प्रकृति की बात करी जाए दोस्तों, ध्वनि की विशेषताओं की बात करी जाए तो पहला है दोस्तों प्रकृति। ध्वनि तरंगें दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। इनमें कण माध्यम के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। दोस्तों अगला है माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि के लिए दोस्तों एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं कर सकती। अगला है दोस्तों गति, स्पीड। ध्वनि ठोस में सबसे तेज, द्रव में धीमी और गैस में दोस्तों और धीमी गति से चलती हैं। ध्वनि तरंगों के घटक क्या है दोस्तों, संपीड़न जब कण पास पास हो जाए दोस्तों, बेलन क्या है जब कण दूर दूर पहुंच जाए। उदाहरण क्या है दोस्तों, जब हम ढोल बजाते हैं तो ढोल की झिल्ली कंपन करती है, आप लोगों को पता होगा, और ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है जो हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब समझ लेते हैं अपन लोग तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं। दोस्तों तरंगें उनके उत्पन्न होने वाले संचरण के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनमें मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दोस्तों यांत्रिक तरंगें, जिसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यांत्रिक तरंगें दोस्तों ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। ये तरंगें माध्यम के कणों की कंपन से यात्रा करते हैं। दोस्तों जो माध्यम के कण में दोस्तों जो कंपन होगा, कंपन कहलाता है दोस्तों एक प्रकार से हिलाना, जो कंपन होता है दोस्तों उस रूप में दोस्तों ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ध्वनि तरंगें हो गई, जल तरंगें हो गई, भूकंपीय तरंगें हो गई। दोस्तों इनके प्रकार की बात करें कि मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों पहला हो गया यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। इसमें कण तरंग की दिशा में कंपन करते हैं। जो कण है दोस्तों तरंग की दिशा में कंपन करते हैं दोस्तों इस प्रकार से। जे है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जे है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगला है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसफर वेव्स क्या कहलाती हैं। इनमें कण तरंगों की दिशा में लंबवत कंपन करती हैं। दोस्तों क्या करती हैं, लंबवत कंपन करती हैं। किस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों लंबवत कंपन कर रही हैं। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सुरंग है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सुरंग बोलते हैं। नीचे वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं आप, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त। दोस्तों ये क्या है, सुरंग और गर्त। ये दोस्तों क्या है, धनात्मक विस्थापन, और नीचे वाले को क्या हो रहा है दोस्तों, ऋणात्मक विस्थापन। दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ये है दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं, इसे इस प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इस प्रकार से एक डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगला समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। इन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्माण मतलब दोस्तों वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती हैं। इन तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं। जैसे प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्सरे, और दोस्तों क्या है, माइक्रोवेव। ये तरंगें दोस्तों इनमें पाई जाती हैं। मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, यांत्रिक तरंगें माध्यम पर निर्भर करती हैं, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम पर निर्भर नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अब दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि तरंगों का वर्णन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दोस्तों सामस्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कहलाता है, दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों एक प्रकार का पॉइंट। और दोस्तों कोई वस्तु यहां से लेके यहां तक इस प्रकार से गति कर रही है, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस बिंदु को क्या बोलते हैं आप लोग, सामस्थिति बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम भी है दोस्तों माध्य स्थिति। अगला दोस्तों क्या है, विस्थापन। दोलन करने वाली वस्तु की किसी क्षण साम्य अवस्था से दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार से यहां से कोई वस्तु यहां तक चली है दोस्तों, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अगला है दोस्तों आयाम। आयाम क्या कहलाता है दोस्तों, किसी माध्यम में तरंगें संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का क्या कहते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों ये एक डायग्राम मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जितना अधिक से अधिक दोस्तों क्या है, ऊपर या नीचे दोस्तों कंपित करता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, आयाम। दोस्तों जैसे ए हो गया, ये हो गया ए, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, आयाम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं वेवलेंथ क्या है। किन्हीं दो निकटवर्ती दोस्तों क्या है, जैसे क्रमागत सुरंगों और दो निकटवर्ती, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना था, सुरंगों। किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत सुरंगों अथवा दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
इसे दोस्तों लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से किन्हीं दो सुरंगों और किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी दोस्तों क्या है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, उसे वेवलेंथ कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, सुरंग है, आपको पता होगा ये गर्त है। तो किन्हीं दो सुरंगों गर्तों के बीच की दूरी को आप लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर दोस्तों कितना कंपन हुआ है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। तरंग की आवृत्ति दोस्तों स्थिर होती है तथा तरंग के विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर भी आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों। इसे ग्रीक शब्द न्यू से भी प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसका मान हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं दोस्तों, उनकी भी इन्होंने खोज की थी। 1 किलो हर्ट्ज बराबर क्या होता है दोस्तों, 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। क्या होता है, 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक्स की तरफ। अब दोस्तों अपन लोग समझ लेते हैं आवर्त काल क्या है, टाइम पीरियड क्या है। किन्हीं दो निकटवर्ती संपीड़न या फिर विरणन का एक स्थिर बिंदु से गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्त काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, कंपन करने वाली किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों, उस तरंग का क्या कहेंगे आप लोग, आवर्त काल कहेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों सेकंड होता है, क्योंकि क्या कर रहा है दोस्तों, कितना समय लग रहा, तो उसका ऐसा ही मात्रक भी सेकंड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इस तरंग का आवर्त काल आवर्ती का व्युत्क्रम होता है दोस्तों। जो आवर्त काल होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, जो आवर्त काल होगा वो आवृत्ति के क्या होगा, व्युत्क्रम। क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम होता है आवर्ती। इस प्रकार से दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं चाल क्या है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसे दोस्तों यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों अब फेज क्या कहलाता है, कला क्या कहलाता है। कला दोस्तों फेज क्या है, तरंग संचरण में किसी कण माध्यम के कणों की स्थिति तथा गति को उस क्षण पर कण की कला द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।